हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो समझेंगे इस चैप्टर को हम डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले चैप्टर में क्या बता रहा है। कहा गया मैटर अराउंड अस इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। मतलब हमारे आसपास जो भी मैटर है, मतलब जो भी पदार्थ है, वो या तो हमें एलिमेंट की फॉर्म में मिलता है या कंपाउंड की फॉर्म में या फिर मिक्सचर की फॉर्म में। तो एलिमेंट क्या होते हैं? देखिए, एलिमेंट आर सब्सटेंस कंटेनिंग एटम ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। मतलब एलिमेंट्स क्या होगा, एक इस तरह का सब्सटेंस होगा जिसमें एक ही प्रकार के एटम हो। जैसे Na हमारा सोडियम, फिर Mg मैग्नीशियम, Au हमारा गोल्ड हो गया। तो ये क्या हमारे एक प्रकार के एलिमेंट हैं। सो देयर आर 118 एलिमेंट नोन टू अस, ऑल दीज हैव अ डिफरेंट प्रॉपर्टी। तो अब तक हमें 118 एलिमेंट के बारे में पता है जिनकी क्या है, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इस चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे, इन्हीं एलिमेंट का हम क्लासिफिकेशन देखेंगे कि किस तरीके से अलग अलग साइंटिस्ट ने इसका क्लासिफिकेशन किया है। तो क्लासिफिकेशन समझने से पहले हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत क्या है, हम क्यों क्लासिफिकेशन करेंगे। तो देखिए, नीड फॉर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करने की नीड क्या एक तरीके से, तो यहाँ बता रखा है, टू मेक द स्टडी ऑफ दिस एलिमेंट ईजी, दीज एलिमेंट्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू फ्यू ग्रुप्स इन सच अ वे दैट एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टी। तो एक तरीके से क्या है, जितने भी सारे एलिमेंट हैं उनका ग्रुप बना दिया है। जैसे मान लीजिए हमारे स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो हर एक बच्चे को इंडिविजुअली तो टीचर पढ़ाता नहीं है। सभी बच्चों की क्या कर दी, अलग अलग क्लास बना दी और फिर उनको पढ़ाया जा रहा है। तो क्लास किस बेसिस पे बनाइए, जो मतलब कुछ 8 क्लास के, कुछ 7 क्लास के बच्चे, उनको एक तरह के सिमिलर, उनके अंदर सिमिलर प्रॉपर्टी होती है, सिमिलर नॉलेज होती है, तो उनको हम एक के साथ बैठा के पढ़ाते हैं। तो ऐसे ही एलिमेंट की स्टडी के लिए, एलिमेंट को ईजी तरीके से समझ सकें, उसके लिए क्या कर दिया, हमने ऐसे एलिमेंट देखे जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टी है, उनको एक ग्रुप में रख दिया और उनके बारे में हमने स्टडी कर ली। तो इससे हुआ क्या कि हमें इंडिविजुअल हर एक एलिमेंट के बारे में स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम उसकी ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं सिमिलर प्रॉपर्टी के, हम किसी के बारे में भी पढ़ लेंगे और हमें बाकी के एलिमेंट्स के जो नेचर होगा उसके बारे में पता लग जाएगा। तो यही एक तरीके से क्या करेगा, जब हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करेंगे तो एलिमेंट की जो स्टडी होगी उसको थोड़ा सा, वो हमारे लिए थोड़ी इजी हो जाएगी। तो नाउ स्टडी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट इज़ रिड्यूस्ड टू अ फ्यू ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट। तो जितने भी हमारे पास एलिमेंट हैं उन सभी का क्या कर दिया, हमने ग्रुप बना दिया। तो सबसे पहले जो जिसने ग्रुप बनाया वो था हमारा डॉबिनेट ट्राइड। तो डॉबिनेट ट्राइड ने क्या किया, डॉबिनेट ने अपने ट्राइड्स बनाए। ट्राइड्स मतलब 3-3 के उन्होंने ग्रुप बनाए। तो देखते हैं उन्होंने क्या कहा, व्हेन एलिमेंट आर वर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट नोन एज ट्राइड having similar chemical property are obtained। तो उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को एक इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज कर दिया और 3-3 के उन्होंने ग्रुप बनाए। जो उन्होंने 3-3 एलिमेंट के ग्रुप बनाए उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ट्राइड्स। तो उन्होंने 3 के ग्रुप बनाए, उनके अंदर उनकी क्या थी, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी थी। अब उन तीनों ही एलिमेंट के अंदर क्या था, एक चीज़ देखने को मिली हमें कि जो हमारा मिडल एलिमेंट था उसका एटॉमिक मास,
मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास जो था वो रफली जो बाकी के दोनों एलिमेंट थे उनके एवरेज एटॉमिक मास के इक्वल था। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 एलिमेंट हैं CaSr Ba। तो अगर हम 40.1 और 137.3 इनको ऐड करके अगर 2 से डिवाइड करें तो 87.6 के आसपास ही कहीं ना कहीं आएगा। तो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट जो है हमारा उसका एटॉमिक मास का अगर हम एवरेज मास निकालें, मतलब दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करें तो बीच वाले के एटॉमिक मास के इक्वल आएगा, मतलब एकदम एग्जैक्ट इक्वल नहीं, अप्रॉक्स उसके आसपास ही हमें देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से डॉबिनियर ने क्या किया, अपने ट्राइड्स बनाए। बट हुआ क्या, उनके ट्राइड्स में कुछ प्रॉब्लम देखने को मिली। तो देखिए अब डॉबिनियर ट्राइड्स की लिमिटेशन क्या थी, लिमिटेशन को देखते हैं। जब डॉबिनियर ने ट्राइड्स बनाए तो वो सिर्फ 3 ही ट्राइड्स बना पाए। ओनली 3 ट्राइड्स वर रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम द एलिमेंट नोन एट दैट टाइम। तो उस टाइम तक हमें जितने भी एलिमेंट पता थे उन एलिमेंट में से वो सिर्फ 3 ही ग्रुप बना पाए, जो हमारे 3 ग्रुप ये रहे। पहला ग्रुप है ये दूसरा ग्रुप और ये हमारा तीसरा ग्रुप। इसमें 3 एलिमेंट हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ट्राइड्स बोलते हैं। तो ये थी हमारी लिमिटेशन डॉबिनियर ट्राइड्स की। ठीक है, आगे अब डॉबिनियर के बाद कौन आए, न्यूलैंड्स। तो अब देखते हैं इसको, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ये क्या चीज़ है। सो न्यूलैंड्स अरेंज then known element in order of increasing atomic mass and found that the property of every 8th element is similar to that of first element। तो न्यूलैंड ने क्या किया, सभी एलिमेंट को एक ऑर्डर में अरेंज कर दिया इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के। फिर उन्होंने देखा कि हर 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट एलिमेंट के क्या है, सिमिलर। और फिर उन्होंने जो 8 के ग्रुप बनाए उन्होंने उनको कंपेयर किया, कंपेयर दिस ऑक्टेव्स दिस टू द ऑक्टेव्स फाउंड इन द म्यूजिक। जैसे म्यूजिक में होता है सा रे गा मा पा धा नी सा, तो उनको हम ऑक्टेव्स बोलते हैं। तो वो भी 8 होते हैं। तो हर एक 8th जो हमारा नोट होता है वो फर्स्ट के सिमिलर होता है। तो उसी तरीके से उन्होंने उसको उसी ऑक्टेव से अपने 8 के ग्रुप को उन्होंने ऑक्टेव से कंपेयर किया और जो उन्होंने अपने 8 के ग्रुप बनाए उनको क्या बोला, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है एक, देखिए फॉर एग्जाम्पल द प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम एंड सोडियम वर फाउंड टू बी सेम। तो लिथियम और सोडियम की जो प्रॉपर्टी है वो सेम होती। तो लिथियम के बाद अगर हम लिथियम को फर्स्ट माने तो लिथियम के बाद जो 8वां एलिमेंट होगा वो क्या होगा, हमारा सोडियम। तो इसको हम देखते हैं। देखिए ये न्यूलैंड्स ऑक्टेव का एक टेबल है। तो जब हमने इसके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज किया तो यहाँ पे देखिए हमारा है लिथियम, ये लिथियम है। अगर ये फर्स्ट है तो फिर ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये फिर 7th और ये 8th। तो जो 8th पे क्या आ रहा हमारा, सोडियम। तो लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी क्या है, सिमिलर। तो ये हमारा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब देखते हैं इसकी कुछ लिमिटेशंस, इसकी लिमिटेशंस क्या थी। इट वॉज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम। तो जब न्यूलैंड्स ने लॉ दिया उसके बाद हमने ये देखा उसमें कि जो भी उनका लॉ था वो सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल हो पाया और जो उस टाइम तक जो लाइटर एलिमेंट थे उन्हीं पे ही वो एप्लीकेबल हो पा रहा था। दूसरी लिमिटेशन, द प्रॉपर्टी ऑफ न्यू डिस्कवर एलिमेंट डिड नॉट फिट इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। मतलब जो प्रॉपर्टी थी जो
नए नए डिस्कवर हो रहे थे एलिमेंट, उनकी प्रॉपर्टी वो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में फिट नहीं हो पा रही थी, ये दूसरी लिमिटेशन हो गई। उसके बाद टू फिट द एलिमेंट इनटू हिज टेबल, न्यूलैंड्स पुट इवन टू एलिमेंट टुगेदर इन ए वन स्लॉट, दैट टू इन ए कॉलम ऑफ अनलाइक एलिमेंट हैविंग वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टी। तो न्यूलैंड्स ने क्या किया, सेम प्रॉपर्टी मतलब सेम प्रॉपर्टी के बेसिस पे कुछ कुछ दो प्रकार के एलिमेंट को उन्होंने एक ही स्लॉट में रख दिया, और एक स्लॉट में रख दिया और उनकी प्रॉपर्टी सेम भी नहीं हो रही थी। डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले को भी सेम स्लॉट में उन्होंने रख दिया था, ताकि जो उनका ऑर्डर हो सकते किसी जो उनका कॉलम और जो उनका पीरियड बने उसमें सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट आ जाएं। तो ये भी कहीं ना कहीं उसमें कमी थी उनके लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में। तो इन कमियों को किसने दूर किया, मैंडलीव्स ने। तो अब देखते हैं मैंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल। मैंडलीव्स ने क्या पीरियोडिक टेबल बनाया और क्या बताया उन्होंने, देखते हैं। व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, द एलिमेंट विद ए सिमिलर प्रॉपर्टी अकर एट रेगुलर इंटरवल। मैंडलीव ने क्या किया, जब सभी एलिमेंट को एक इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज किया, तो उन्होंने देखा कि जो सिमिलर प्रॉपर्टी वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट हो रही है। मतलब सेम टाइप का एलिमेंट हमें एक रेगुलर इंटरवल के बाद मिल रहा है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो उन्होंने बोला कि जो प्रॉपर्टी एलिमेंट की वो एक पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन और वो प्रॉपर्टी क्या है, वो है उनकी एटॉमिक मास। मतलब एक पीरियड के बाद ये दोबारा रिपीट हो रही है प्रॉपर्टी, अगर हम उसको एटॉमिक मास के बेसिस में अरेंज कर रहे हो भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के। आगे मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल इज़ बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स। तो जो मैंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल था वो किस बेस पे था, वो एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर बनाया गया था, और जिसके अंदर 6 पीरियड थे, इसको हम बोलेंगे 6 पीरियड और 8 ग्रुप्स। अब जो उन्होंने टेबल बनाया उसको समझेंगे। तो टेबल जब बनता है तो उसमें कुछ ऐसे वर्टिकल कॉलम होते हैं। तो जो वर्टिकल कॉलम होते हैं उनको क्या बोला, ग्रुप्स बोला, जो 8 थे। और जो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल, उनको क्या बोला, पीरियड्स, जो 6 थी। तो मैंडलीव के पीरियड टेबल में 6 पीरियड मतलब जो हॉरिजॉन्टल रो थी वो 6 थी, और 8 ग्रुप मतलब वर्टिकल कॉलम 8 थे। देखिए यहाँ पे ये हमारा मैंडलीव का पीरियोडिक टेबल, जिसमें 8 ग्रुप हैं और 6 पीरियड हैं। आपको दिख रहा होगा ये स्क्रीन के ऊपर, ये हमारा मैंडलीव का पीरियोडिक टेबल। अब आगे देखिए, मैंडलीव के पीरियोडिक टेबल के बाद हमारा आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब मैंडलीव पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट क्या है। हम जब मैंडलीव का पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो वहाँ देखते हैं कि जो सारे हमारे एलिमेंट हैं उनको हमने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज कर रखा है। बट अगर हम यहाँ पे देखें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो देखेंगे atomic number of an element is a more fundamental property than its atomic mass। तो जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। तो मैंडलीव का पीरियोडिक टेबल बना हमारा एटॉमिक मास के बेसिस पे, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना हमारा एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। और पाया गया कि जो एटॉमिक नंबर है वो ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एटॉमिक मास के कंपैरिजन में। सो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, दिस प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टी है हमारी एटॉमिक नंबर की, वो एक पीरियोडिक फंक्शन है, मतलब वो ज़्यादा एटॉमिक मास के कंपैरिजन में वो ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है और ज़्यादा सूटेबल है एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए। तो ये हमारा एक
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। इसको हम स्ट्रेट कर देते हैं। देखिए ये है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो बना है हमारा इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पर। आगे देखते हैं। अब देखिए मेरिट क्या थे हमारा जो मैंडलीव का पीरियोडिक टेबल बना, उसके मेरिट क्या थे, और फिर देखेंगे उसकी लिमिटेशन। तो पहले हम मेरिट देखते हैं। जो मैंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बना था वो काफ़ी बेटर था, न्यूलैंड्स और डॉमिनेट से क्या था, काफ़ी हद तक बेटर था। तो देखिए मेरिट ऑफ मैंडलीव पीरियोडिक टेबल, सम गैप्स वर लेफ्ट फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स लाइक गैलीलियम, स्कैंडियम एंड जर्मेनियम। तो मैंडलीव्स ने पहले से ही अनुमान लगा लिया था कि फ्यूचर में कुछ एलिमेंट्स मिलेंगे, और उनके लिए उसने अपने टेबल में पहले से कुछ जगह छोड़ दी थी, जैसे गैलीलियम की खोज बाद में हुई, स्कैंडियम और जर्मेनियम की। और उसने कुछ एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी थी वो पहले से ही प्रेडिक्ट कर ली थी, जिनके लिए उसने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ जगह भी छोड़ दी थी। और उसको पता था कि जो नोबल गैस है, ठीक है, उसने नोबल गैस जब बाद में डिस्कवर हुई, उसने उन नोबल गैस को भी अपने टेबल में अरेंज कर लिया, और बिना अपने टेबल को डिस्टर्ब किए, जो उसको ओरिजिनल टेबल बना था उसको बिना डिस्टर्ब किए उसने नोबल गैस जो बाद में डिस्कवर हुई उनको भी बड़े आसानी से उसने अपने टेबल में अरेंज कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है एक प्रकार की मैंडलीव के पीरियोडिक टेबल की। उसके बाद हम देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ मैंडलीव्स क्लासिफिकेशन। तो जो मैंडलीव का पीरियोडिक टेबल बना उसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो लिमिटेशन देखते हैं। लिमिटेशन में हमारा फर्स्ट पॉइंट है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन। मैंडलीव की पहली कमी ये थी कि उसने आइसोटोप्स की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं किया था। दूसरी लिमिटेशन नो फिक्स पोजीशन फॉर हाइड्रोजन, उसने हाइड्रोजन की एक फिक्स पोजीशन नहीं बताई थी। और थर्ड लिमिटेशन है रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट कुड नॉट बी एक्सप्लेन। तो अगर हम मैंडलीव का पीरियोडिक टेबल ध्यान से देखेंगे तो उसके अंदर देखेंगे कि कुछ एटॉमिक मास कुछ एलिमेंट का ज़्यादा है और वो कम एटॉमिक मास वाले से पहले लिखे हुए हैं, और उसने उस चीज़ को एक्सप्लेन भी नहीं किया था। तो ये 3 लिमिटेशन थी मैंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल की। आगे एक्सप्लेनेशन ऑफ एनोमलीज। तो देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन। पहला एक्सप्लेनेशन फॉर द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स सम एटॉमिक नंबर पुट एट वन प्लेस इन द सेम ग्रुप। तो पहली कमी तो एक तरीके से यही है कि उसने आइसोटोप्स की पोजीशन को नहीं एक्सप्लेन किया। और सेकंड पॉइंट में बताया गया है कोबाल्ट विद एटॉमिक नंबर 27 कम फर्स्ट। तो जैसे कि हमने यहाँ बताया आपको कि कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिनका एटॉमिक नंबर 27 है, और देखिए निकल क्या है, उसका एटॉमिक नंबर 28 है। तो कोबाल्ट को उसने क्या कर दिया, पहले रख दिया, और निकल को उसने बाद में रख दिया, ठीक है, जिसको बाद में हमें सामने आया जब हमने इसको एटॉमिक नंबर में के ऑर्डर में अरेंज किया। आगे देखते हैं। अनलाइक एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज अ होल नंबर, सो देयर इज नो एलिमेंट बिटवीन हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो जैसे हमारा एटॉमिक मास होता है वो हमारा डेसिमल में भी देखने को मिलता है, बट जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमेशा हमें होल नंबर में दिखता है। तो 1 के बाद अगर किसी का 2 एटॉमिक नंबर है तो हमें ये तो समझ में आ जाएगा कि उसके बीच में कुछ भी नहीं आएगा, उसके बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो जो हमने इसलिए जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनता है वो हमारा जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है उसको हम क्या लेते हैं, एटॉमिक नंबर लेते हैं, और एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हमारा पीरियोडिक टेबल बना हुआ है। अब हम ये समझते हैं कि एटॉमिक नंबर होता क्या है। तो एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर इट इज़ डिनोटेड बाय जेड, कैपिटल जेड। तो हम एटॉमिक नंबर को कैपिटल जेड से एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ पे इसको बोलेंगे डिनोट करते हैं।
जो इक्वल होता है इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वही उस एटम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर। ये बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना उसके अंदर जो वर्टिकल कॉलम थे जिसको हम बोलते हैं ग्रुप्स, वो कितने थे, 18। और जो हमारी हॉरिजॉन्टल रो थी जिसको हम बोलते हैं पीरियड्स, वो थी कितनी, 7। तो ग्रुप्स थे हमारे 18 और पीरियड्स थे हमारे 7। जो हमारे ग्रुप्स थे वो एक तरह के वर्टिकल कॉलम को ग्रुप बोलते हैं और जो हॉरिजॉन्टल रो होती है उनको हम बोलते हैं पीरियड्स। ये बात हमें ध्यान रखनी है। ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। आगे देखिए, हम ये समझेंगे कि किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी क्या होती है। सो एलिमेंट्स विद द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्लेस इन द सेम ग्रुप। तो जो भी एलिमेंट जिनकी वैलेंसी सेम होती है उनको सेम ग्रुप में रखा जाता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जिन भी एलिमेंट की जो वैलेंसी होती है सेम होती है उनको सेम ग्रुप में रखा जाता है। अब वैलेंसी क्या होती है, हम ये देखते हैं, आउटर मोस्ट और वैलेंस शेल इन ऑल 3 कंटेन, ऐसे यहाँ पे देखें लिथियम, तो इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, पोटेशियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इनकी वैलेंसी क्या है, तीनों की सेम। तो इन तीनों को हम एक ही ग्रुप में प्लेस करेंगे। सो दीज एलिमेंट हैव बीन प्लेस इन द सेम ग्रुप्स। सो जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे, जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे तो सेम ग्रुप में अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो जो वैलेंसी रहेगी वो तो सेम रहेगी, बट नंबर ऑफ शेल जो होती है वो इंक्रीज़ होती रहती है जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं। जैसे लिथियम में 2 शेल हैं, सोडियम में 3 शेल हैं और पोटेशियम में 4 शेल। तो हम ऊपर से नीचे आएंगे हमारी वैलेंसी तो सेम रहेगी, बट हमारी जो नंबर ऑफ शेल होंगी वो इंक्रीज़ होंगी। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज एज वी गो डाउन द ग्रुप। आगे देखते हैं, एलिमेंट्स विद द सेम नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड शेल आर प्लेस्ड इन द सेम पीरियड। अब वो एलिमेंट जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ शेल्स होती हैं, मतलब अगर किसी में 2 शेल हैं दूसरे में 2 हैं, तो अगर ऐसे एलिमेंट हैं जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ शेल हैं तो वो हमें सेम ही पीरियड में देखने को मिलते हैं। जैसे लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, इन सभी के अंदर क्या है, हमारी सेम नंबर ऑफ शेल, मतलब सभी में 2 शेल हैं, तो ये हमें सेम पीरियड में देखने को मिलेंगे। तो हमें यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो वैलेंसी हमारी सेम रहेगी और नंबर ऑफ शेल हमारी बढ़ती जाएंगी। अगर हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो शेल हमारी सेम रहेगी और वैलेंसी हमारी इंक्रीज़ होती रहेगी। ये बात हमें ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं, ईच पीरियड मार्क्स अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक शेल गेटिंग फिल्ड। तो हर एक पीरियड में क्या होता है, जब हम पीरियड पूरा कंप्लीट कर देते हैं तो जो शेल होती है वो पूरी की पूरी फिल हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे, जैसे हम उसके एंड पे पहुंचेंगे तो हमारी जो शेल होगी वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी और फिर नेक्स्ट पीरियड से एक नई शेल और आ जाएगी। आगे देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट प्लेस इन अ पर्टिकुलर पीरियड, नंबर ऑफ एलिमेंट प्लेस इन अ particular period depend upon the fact that how electrons are filled into various shell. Number of element placed in a particular period depend upon fact how electrons are filled in various shell. तो हमें समझना है यहाँ पे कि किस पीरियड में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे, वो डिपेंड करता है उसके अंदर कितनी शेल है। सो maximum number of electron that can be filled in a shell is given by 2n square। मतलब किसी भी शेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो हम निकाल सकते हैं फॉर्मूला लगा के, 2n स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के हम निकाल सकते हैं। n की जगह हमें वैल्यू रखनी है वो किस नंबर की शेल है, पहली शेल है, दूसरी शेल है, तीसरी शेल है। अगर हम मान लें कि हमारी सेकेंड शेल है तो n की जगह हम 2 पुट करेंगे, तो हम
जब फॉर्मूला लगाएंगे 2 फिर 2 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 जा 8। तो सेकंड वाले शेल में हम मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन प्लेस कर सकते हैं। आगे यहाँ पे निकाल रखा है, देखिए वेयर n इज़ अ शेल नंबर। n क्या है हमारा शेल नंबर। सो k हमारी फर्स्ट शेल एंग की जगह 1 रखेंगे, तो k शेल में मैक्सिमम हमारे 2 एलिमेंट या फिर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और l शेल हमारे सेकंड नंबर की शेल है और यहाँ पे कितना आएंगे मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। सो पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल टेल अस द केमिकल रिएक्टिविटी। किसी भी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट की पोजीशन होती है वो हमें उसकी केमिकल रिएक्टिविटी बताती है। ठीक है, वो एलिमेंट किस पीरियड में है या किस ग्रुप में है उससे हम अनुमान लगा सकते हैं, उससे हम पता कर सकते हैं कि उसकी केमिकल रिएक्टिविटी क्या है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द काइंड एंड नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी एटम का, वो बताता है, डिटरमाइन करता है कि किस टाइप का बॉन्ड वो एलिमेंट बनाएगा और कितने बॉन्ड बनाएगा। बॉन्ड का काइंड और उस बॉन्ड का नंबर हम उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से निर्धारित कर सकते हैं। अब हम समझेंगे ट्रेंड को। हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर ट्रेंड क्या है, तो ट्रेंड इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझेंगे। वैलेंस इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एटम व्हेन इट फॉर्म्स अ केमिकल कंपाउंड। वैलेंसी क्या एक तरह की कंबाइनिंग पावर है। वैलेंसी क्या एक प्रकार की कंबाइनिंग पावर, मतलब एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन करेगा तो उसकी कंबाइनिंग पावर जो होती है वही क्या होती है हमारी वैलेंसी। सो वैलेंसी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लूज और शेयर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट और डबलेट। वैलेंसी इक्वल होती है किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है अपने ऑक्टेट को या अपने डबलेट को पूरा करने के लिए, उसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं वैलेंसी। देखिए वैलेंसी क्या है, 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। अगर हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है ग्रेटर देन 4, अगर मान लीजिए किसी एलिमेंट या किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो हम 8 में से 5 को माइनस करेंगे, मतलब 5 को 8 करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, तो उस एटम की वैलेंसी क्या हो जाएगी 3। ठीक है, अब हम ये मान लेते हैं कि किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा वो, अगर उसको ऑक्टेट बनाना है तो उसको 5 लेने पड़ेंगे। अब 3 है आउटर मोस्ट में, तो 5 लेने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो वो 5 लेगा नहीं, वो अपने 3 किसी को दे देगा। तो हम जितने इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं या जितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं कोई भी एटम, वही क्या होता है वैलेंसी। तो अगर किसी के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसको 8 करने के लिए 3 लेगा वो, तो वैलेंसी 3 हो गई। अगर किसी के आउटर मोस्ट में 3 ही इलेक्ट्रॉन है तो वो 3 किसी को दे देगा, तो उसकी वैलेंसी क्या होगी 3। आगे देखते हैं, देखिए ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ईच पीरियड द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेज फ्रॉम 1 to 4 एंड देन डिक्रीज टू 0। जब हम किसी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो वैलेंसी पहले बढ़ती है 1 2 3 4, तो 4 तक बढ़ती है और फिर 4 के बाद वैलेंसी घटने लग जाती है, फिर 3 2 1 और 0। सो वैलेंसी रिमेन सेम डाउन इन द ग्रुप। तो हमें ये ट्रेंड ध्यान रखना है कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो वैलेंसी हमारी पहले इंक्रीज़ होती है 4 तक और फिर डिक्रीज़ होती है। बट जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं, मतलब डाउन की तरफ आते हैं सेम ग्रुप में कि ग्रुप के अंदर, जो वैलेंसी होती है वो हमारी सेम रहती है पूरी। ठीक है, तो ये हमने ट्रेंड समझा पहले वैलेंसी का। एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। जब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो पहले वैलेंसी 4 तक बढ़ेगी, 1 2 3 4, उसके बाद वो घटने लग जाएगी। और जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो वैलेंसी सेम रहेगी पूरे में।
और नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे। दूसरा ट्रेंड समझेंगे हम एटॉमिक साइज का। सो एटॉमिक साइज रेफर टू द रेडियस ऑफ एन एटम। तो एटॉमिक साइज क्या है, किसी एटम का एक प्रकार का उसका रेडियस। रेडियस जितना बढ़ेगा एटॉमिक साइज उतना बढ़ेगा, और रेडियस जितना घटेगा एटॉमिक साइज उतना ही घटता जाएगा। इट मे बी विजुअलाइज्ड एज अ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल। तो समझेंगे, देखिए एटॉमिक साइज ऑफ रेडियस ऑफ एन एटम डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in a period because due to large positive charge on the nucleus the electron are pulled in more close to the nucleus and the size decrease। तो जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो हमें देखते हैं कि एक एक इलेक्ट्रॉन हमारा बढ़ता चला जाता है। तो जैसे जैसे हमारा एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा तो जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो फोर्स होगा ना, वो फोर्स हमारी जो बॉन्डिंग होगी वो धीरे धीरे स्ट्रांग होती जाएगी। जैसे जैसे हमारी बॉन्डिंग या जो फोर्स होगा वो स्ट्रांग होगा, वैसे वैसे क्या होगा, हमारा जो एटम का साइज़ है वो धीरे धीरे छोटा होगा। एटम का फोर्स अगर बढ़ेगा तो जो न्यूक्लियस का फोर्स बढ़ाएगा तो एटम का जो साइज़ है वो डिक्रीज़ होगा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है लेफ़्ट टू राइट जाने पे, वैसे वैसे फोर्स बढ़ रहा है और हमारा जो एटम का साइज़ है वो छोटा होता जा रहा है। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है, जो हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो हमारा एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होगा। और अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, तो हमारी एक एक शेल जो है बढ़ती जाती है और वैलेंसी सेम रहती है। तो जब मान लीजिए अभी एक शेल है, उसके बाद अगले जब ऊपर से नीचे आएंगे तो एक और शेल हो जाएगी, 2 शेल होगी मान ली, फिर और नीचे आएंगे तो फिर 3 शेल हो जाएंगी। तो इससे क्या हो रहा है, जो एटॉमिक साइज़ हो रहा है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो एटॉमिक साइज़ बढ़ता है, जब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज़ घटता है। इस बात को हमें ध्यान से समझना है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखिए, ये हमने एटॉमिक साइज़ आपको एक्सप्लेन कर दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको रीड कर लेंगे, आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। एकदम आसान भाषा में मैंने आपको बताया कि ट्रेंड क्या है। हमने एक वैलेंसी देखी और दूसरा ट्रेंड देखा हमने एटॉमिक साइज़ का। नेक्स्ट देखिए, मेटेलिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें है, मेटेलिक कैरेक्टर मीन्स टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू लूज इलेक्ट्रॉन। हमें एक बात ध्यान रखनी, जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को हमेशा लूज़ करते हैं। ठीक है, और जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को हमेशा गेन करते हैं। तो जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो हमारे मेटेलिक कैरेक्टर घटते चले जाएंगे और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते चले जाएंगे। और इसी का उल्टा होगा जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे। अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेंगे और नॉन मेटेलिक घटेंगे। अब हम पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट में क्या एक्सप्लेन कर रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर मीन्स टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो एक मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, सिर्फ टेंडेंसी, मेटल में टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। सो मेटल ऑक्यूपाई लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अगर हम पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखें, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे सारे क्या होते हैं, मेटल्स। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड the metallic character of an element decrease because the effective nuclear charge increase. It means tendency to lose electron decrease. तो जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जब हम मूव करेंगे लेफ़्ट टू राइट पीरियड में, अगर हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो जो मेटलिक कैरेक्टर होंगे एलिमेंट के वो डिक्रीज़ होंगे। क्या होंगे, डिक्रीज़। इस बात पे हमें फोकस करना है कि जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो मेटलिक कैरेक्टर जो होते हैं एलिमेंट के वो डिक्रीज़ होते हैं। क्यों, बिकॉज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़, क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज़ होता है। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीज़। क्योंकि मेटल के अंदर क्या होता है, एक टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की।
जैसे जैसे वो टेंडेंसी घटती चली जाएगी तो उसके मेटलिक कैरेक्टर भी क्या होंगे, घटते चले जाएंगे। आगे, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज दे टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन वाइल फॉर्मिंग बॉन्ड। तो जब मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज एज वी गो डाउन अ ग्रुप एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डिक्रीजिंग। तो अभी मैंने आपको बताया जब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो मेटलिक कैरेक्टर घटेंगे, और जब टॉप टू बॉटम आएंगे तो मेटलिक कैरेक्टर बढ़ेंगे। तो ये हमने देखा मेटलिक कैरेक्टर का। नेक्स्ट है नॉन मेटलिक कैरेक्टर। तो जो मेटलिक कैरेक्टर है उसी का उल्टा है हमारा यहाँ पे नॉन मेटलिक कैरेक्टर। सो जैसे हमारा मेटलिक कैरेक्टर, मेटल्स में क्या पढ़ा हमने, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है। नॉन मेटल में देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करता है। देखिए, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज दे टेंड टू फॉर्म बॉन्ड बाय गेनिंग ए इलेक्ट्रॉन। तो जो नॉन मेटल होते हैं वो बॉन्ड बनाते हैं अपना इलेक्ट्रॉन गेन करके, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। नॉन मेटल ऑक्यूपाइज राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो हम पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखेंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में सारे मेटल्स होते हैं और राइट हैंड साइड में सारे क्या होते हैं, नॉन मेटल्स। और जो बीच में होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे मेटलॉइड्स, जिनमें कुछ प्रॉपर्टी मेटल की होती है और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की होती है। सो नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज across the period because due to increase in effective nuclear charge, that means tendency to gain electron increase. So non metallic character जो होते हैं वो periods में across period increase होते हैं। जब हम left to right move करेंगे तो metallic character तो घटते चले जाएंगे, मगर non metallic character हमारे बढ़ते चले जाएंगे। अगर नॉन मेटलिक कैरेक्टर बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि नॉन मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, आगे देखिए, नॉन मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज एज वी मूव डाउन अ ग्रुप ड्यू टू डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय द वैलेंसी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दस द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीज। तो जैसे हमने मेटलिक वाले में पढ़ा कि जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं तो मेटलिक कैरेक्टर बढ़ते हैं, नॉन मेटल में इसी का उल्टा हो जाएगा। जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे तो नॉन मेटलिक कैरेक्टर घटेंगे। नॉन मेटलिक कैरेक्टर घटने का मतलब क्या है कि जो नॉन मेटल है उसकी जो गेन करने की टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, वो घट जाएगी। तो हम बोलेंगे कि नॉन मेटलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम की तरफ मूव करने पे घटते हैं और लेफ़्ट टू राइट मूव करने पे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है उसमें हम देखते हैं कुछ सेमी मेटल जिसको हम बोलते हैं मेटलॉइड। बिकॉज उनको हम सेमी मेटल या मेटलॉइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो कुछ प्रॉपर्टी हमारी मेटल की शो करते हैं और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की। मतलब उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स की होती है और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स। सो आगे देखते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर वाइल ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट को ध्यान रखना है कि जो हमारे मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर क्या होता है, बेसिक, विच इज़ बेसिक इन नेचर। और जो हमारे नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं विच इज़ एसिडिक इन नेचर। तो मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड हमारे एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमने अभी ट्रेंड देखा, उसको यहाँ पे टेबल में एक्सप्लेन कर रखा है और रीज़न बता रखा है। देखिए, पहला हमने देखी प्रॉपर्टी एटॉमिक साइज़। एटॉमिक साइज़ वेरिएशन अक्रॉस पीरियड। अगर हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो जो एटॉमिक साइज़ होता है डिक्रीज़ होता है। यहाँ पे इसका ये रीज़न है
रीज़न क्या है? ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एज रिजल्टिंग इन द स्ट्रॉन्ग फोर्स अट्रैक्शन विच कॉज श्रिंकिंग। तो जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता रहेगा, तो फोर्स जो होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा, तो हमारा जो एटम है वो श्रिंक हो जाएगा, इसके कारण साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा। और अगर हम ग्रुप में देखेंगे तो ग्रुप में क्या होता है, हमारा एटॉमिक साइज़ बढ़ता है, इंक्रीज़ होता है। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि जब हम टॉप से बॉटम की तरफ मूव करेंगे तो एक नई शेल जो होती है वो ऐड हो जाती है, आउटर मोस्ट शेल जो होगी वो ऐड हो जाएगी, जिससे हमारा न्यूक्लियस का जो साइज़ होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा, मतलब जो एटम का साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे टेबल के अंदर मेटेलिक करैक्टर। तो मेटेलिक करैक्टर में हमने देखा, जब हम पीरियड अक्रॉस पीरियड मूव करेंगे, मतलब लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो मेटेलिक करैक्टर हमारे घटते हैं, ठीक है। और अगर हम टॉप टू बॉटम आएंगे, तो जो मेटेलिक करैक्टर होते हैं हमारे वो बढ़ते हैं। इनका रीज़न देखिए क्या है, मेटेलिक करैक्टर लेफ़्ट टू राइट मूव करने पे मेटेलिक करैक्टर घट रहे हैं, उसका रीज़न देखिए क्या है, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीज। क्योंकि जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो जो हमारा एलिमेंट है, इसको जो एटम जिसको हम बोलेंगे, उसके इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की जो टेंडेंसी है वो घटती चली जा रही है। और मेटल के अंदर क्या होता है, एक टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की। और जब हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो हमारे मेटेलिक करैक्टर बढ़ रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि उसके लूज़ करने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ती चली जा रही है। इसी का जो उल्टा होगा वो होगा हमारा इस थर्ड में नॉन मेटेलिक करैक्टर में। सेकंड का ही एकदम क्या है, इनवर्स है नॉन मेटेलिक करैक्टर में। जब हम अक्रॉस पीरियड मूव करेंगे, मतलब जब लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो हमारे नॉन मेटेलिक करैक्टर बढ़ेंगे, और जब हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो नॉन मेटेलिक करैक्टर हमारे घटेंगे। तो नॉन मेटेलिक करैक्टर पीरियड्स में, अक्रॉस पीरियड हमारा इंक्रीज़ क्यों होते हैं? इंक्रीज़ इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी जो इंक्रीज़ इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी होती है वो बढ़ती है, और टॉप टू बॉटम आने पे हमारे जो नॉन मेटेलिक करैक्टर होते हैं वो घटते हैं। इसका कारण ये है कि उनके लूज़ करने की, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की जो टेंडेंसी है वो घटती चली जाती है। तो ये है हमारा इसका टेबल। इस टेबल में हमें उसको ट्रेंड को ही समझा रखा है जो हमने ऊपर पढ़ा था अभी। तो ये हमने चैप्टर पढ़ा, आपको अच्छे से समझा दिया, ठीक है।